हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पे यूपीएससी पीवाईक्यूज़ की सीरीज़ चल रही है। किसके लिए? प्रीलिम्स 2025 के लिए, जिसमें हमने एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के पीवाईक्यूज़ को डिस्कस कर रखा है। ठीक है, आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो सीरीज़ देखेंगे, उसमें हमने एंशिएंट और मेडिवल के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रखा है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी हमने फर्स्ट पार्ट की वीडियो डाल दी है अपने चैनल पे, जिसमें 2011 से लेकर के 2014 तक के सारे क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन डिस्कस कर रखे हैं। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम 2015 से लेकर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक, कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में या फिर इसके अगले वीडियो में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री भी कवर हो जाए विद सॉल्यूशन। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज वर इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनलिज्म इन इंडिया। ये कह रहा है निम्नलिखित में से इंडिया के कॉलोनलिज्म टाइम के इकोनॉमिक क्रिटिक्स कौन से हैं? कौन से हैं या कौन कौन से हैं? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। दादा भाई नारोजी, हाँ ये तो है ही, इन्होंने वेल्थ ड्रेन थियरी दी थी, जिसके बारे में आई होप आप सभी लोग को पता होगा। वेल्थ ड्रेन थियरी, ठीक है। तो फर्स्ट तो हो गई, यहाँ से ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकंड, सुब्रमण्यम अय्यर, ये भी इकोनॉमिक क्रिटिक है, और सी दत्त, ये तीनों इकोनॉमिक क्रिटिक है। ठीक है, स्टैटिक पोर्शन में आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे इकोनॉमिक क्रिटिक का नाम वगैरह आया होगा, वहाँ पे इन तीनों का नाम मेंशन है। तो आंसर हमारा डी होगा। देखो, दादा भाई नारोजी, सुब्रमण्यम अय्यर, आर.सी. दत्त, तीनों क्या है? इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। नेशनलिस्ट क्रिटिक ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी, द अर्ली नेशनलिस्ट, ये छोड़िए। दादा भाई नारोजी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इन्होंने एक बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी को एक्सप्लेन किए थे अच्छे से। ठीक है, कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया के वेल्थ को ड्रेन किया। ठीक, आर.सी. दत्त, इनका क्या था? इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये क्या कहते थे, इनका क्या मानना था? हाफ ऑफ द एनुअल जीडीपी ऑफ इंडिया आउटफ्लोड एवरी ईयर। हर साल इंडिया की जो एनुअल जीडीपी थी वो चली जाती थी। कहाँ जाती थी? ब्रिटेन में। ठीक है, आर.सी. दत्त का ये मानना था। वहीं पे वी जोशी क्या पॉइंट आउट किए थे? डेवलपमेंट इन इंडिया वॉज लाइक अ सब्सिडी टू द ब्रिटिश इंडस्ट्री। ठीक है, तो अब क्रिटिक का नाम यहाँ से मतलब ये तीनों लोग तो थे ही, दादा भाई नारोजी, आर.सी. दत्ता, वी जोशी, ये थे ही। इनके अलावा भी क्रिटिक्स का नाम यहाँ पे दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। जस्टिस महादेव, जिसको जस्टिस एम.जी. रानाडे भी कहते हैं, महादेव गोविंद रानाडे, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी.के. गोखले, ये लोग क्या थे? इकोनॉमिक क्रिटिक थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये क्या कह रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 क्लियरली डिफाइंड। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आई थी, वो क्लियरली क्या डिफाइन करती थी? मतलब इनमें से क्लियरली क्या डिफाइन की थी? तो देखते हैं। सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में ये डिफाइन नहीं किया गया था। ठीक है। जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हाँ, सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन को डिफाइन किया गया था किसमें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। देखो, ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करना होगा, जो भी एक्ट्स वगैरह आए हैं उनके सेलिएंट फीचर्स को आपको अच्छे से ध्यान देके देखना होगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्दी से जल्दी चैनल पे इस पे एक वीडियो लाएं, जैसे क्विक रिवीजन हो जाए एक्ट्स का, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में ले आई थी। ठीक है, तो आइए इसको पहले देखते हैं, सेलिएंट फीचर देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से क्या क्या आया था? इसको मॉन्टेस्क्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेस्क्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते हैं। इसमें क्या डिफाइन किया गया था? जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सेंट्रल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन को अच्छे से क्लियरली डिफाइन किया गया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और क्या इंट्रोड्यूस की थी? डायरकी। उस टाइम पे 11 प्रोविंसेस थे, जिसमें से 8 प्रोविंसेस में डायरकी इंट्रोड्यूस की गई थी। डायरकी का मतलब रूल ऑफ 2 इंडिविजुअल्स और पार्टीज। ठीक है, रूल ऑफ 2 इंडिविजुअल्स और पार्टीज, ये ध्यान दीजिएगा। तो उस टाइम पे 11 प्रोविंसेस थे, जिसमें से 8 प्रोविंसेस में डायरकी को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक, डायरकी सिस्टम इंक्रीज द अथॉरिटी ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस। गवर्नर वाज टू सर्व एज चीफ एग्जीक्यूटिव। उस टाइम पे प्रोविंसेस में क्या किया गया? गवर्नर को चीफ एग्जीक्यूटिव, एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किया गया था। ठीक, मतलब उस टाइम पे गवर्नर चीफ एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे। कहाँ पे? प्रोविंसेस में। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का सेलिएंट फीचर कुछ समझ में आया? यहाँ पे तो कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है, इन्हें ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू अ स्प्लिट इन द INC रिजल्टिंग इन द एमर्जेंस ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। ये कह रहा है
कौन सा मूवमेंट आईएनसी में स्प्लिट ले आया? कैसे? एक आईएनसी स्प्लिट हो गया मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में, ठीक है। तो कह रहे किस मूवमेंट की वजह से ये स्प्लिट आया था, बताइए। स्वदेशी मूवमेंट की वजह से, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट की वजह से मॉडरेट और आईएनसी में ये स्प्लिट हुआ था, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में। कैसे? बंगाल पार्टीशन हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1905 में। पार्टीशन के बाद आईएनसी के कुछ मेंबर्स क्या चाहते थे कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल में रहे, ठीक है, आउट ऑफ बंगाल ना जाए, क्योंकि पार्टीशन बंगाल का हुआ है। बट उसमें से ये कौन चाहता था? ये मॉडरेट्स चाहते थे। मॉडरेट्स चाहते थे कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल में रहे, ठीक। लेकिन बट एक्सट्रीमिस्ट का क्या मानना था कि ये ऑल ओवर इंडिया में फैलना चाहिए, ठीक, सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक ये सीमित नहीं रहना चाहिए। तो ये लड़ाई होती गई और 1907 में फाइनली आईएनसी दो पार्ट में डिवाइड हो गया, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में, ठीक। तो स्वदेशी मूवमेंट रीजन था आईएनसी के बाइफर्केशन के लिए। देखो, Swadeshi and boycott movement. It was launched due to the partition of latter. The movement spread to other region of nation. यही मेन रीज़न ही था कि जो ये मूवमेंट है उसको सिर्फ बंगाल तक सीमित करना है या बंगाल के बाहर अदर पार्ट्स में भी ले जाना है, ठीक है। तो कुछ चाहते थे नहीं वो सिर्फ बंगाल में रहे और कुछ चाहते थे ऑल ओवर इंडिया में रहे, ठीक है। तो पुणे और बॉम्बे में कौन ले गया? बाल गंगाधर तिलक। पंजाब में लाल लाजपत राय, अजीत सिंह। दिल्ली में सैयद हैदर रजा। वहीं मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट कंट्रीब्यूटेड टू स्प्लिट इन आईएनसी इन 1907। 1907 में आईएनसी स्प्लिट हो गया, किसमें? मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट में। कांग्रेस सेशन 1907 कहाँ पे हुआ था? सूरत में। इसको प्रिसाइड कौन किया था? ये सारे फैक्ट्स याद रखिएगा, रास बिहारी घोष जी, ठीक है। इसको सूरत स्प्लिट नाम से भी जाना जाता है। एक्सट्रीमिस्ट वांटेड आइदर गोखले और लाल लाजपत राय एज प्रेसिडेंट। एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे? या तो बाल गंगाधर तिलक या फिर लाल लाजपत राय एज अ प्रेसिडेंट बने। मॉडरेट्स क्या चाहते थे? कि रास बिहारी घोष जो है वो क्या बने? प्रेसिडेंट बने, ठीक। तो यहाँ से समझ में आया ना, मॉडरेट्स का ये माना था कि रास बिहारी घोष प्रेसिडेंट बने, वहीं एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे? तिलक या फिर लाल लाजपत राय एज अ प्रेसिडेंट बने। तो समझ में आया कि फाइनली क्यों आईएनसी में स्प्लिट हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहा है देखते हैं। विथ रेफरेंस टू राउलेट सत्याग्रह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। राउलेट सत्याग्रह से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दे दिया, कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, ठीक है। तो अब इसमें से एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं राउलेट सत्याग्रह से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक। चलिए पहला क्या कह रहा है? राउलेट एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिडिशन कमिटी, सही है। राउलेट एक्ट सिडिशन कमिटी का जो रिकमेंडेशन था उस पर बेस्ड था, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, राउलेट एक्ट किससे कनेक्टेड है? सिडिशन कमिटी से। फर्स्ट सही है, यहाँ से ये एलिमिनेट हो गया, ठीक। सेकंड देखते हैं, राउलेट सत्याग्रह गांधी जी ट्राइड टू यूटिलाइज होम रूल लीग। हाँ, राउलेट सत्याग्रह में गांधी जी होम रूल लीग को यूटिलाइज करना चाहते थे, ये भी सही है। यहाँ से हमारा ये एलिमिनेट हुआ, ठीक। अब 50-50 के चांसेस होते हैं, मतलब कि क्वेश्चन में 50% चांसेस है। अगर थर्ड स्टेटमेंट आपको नहीं आता है तो इसमें 50% चांसेस होते हैं कि आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, थर्ड क्या कह रहा है? डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन कोइंसाइड विथ राउलेट सत्याग्रह, ये गलत है। आंसर हमारा बी। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, राउलेट एक्ट वॉज पास्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिडिशन कमिटी, ठीक है। सिडिशन कमेटी के रिकमेंडेशन पे राउलेट एक्ट पास किया गया था। सिडिशन कमेटी चेयर कौन किया था? सर सिडनी राउलेट ने, ठीक। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। इन ऑर्गेनाइजिंग हिज सत्याग्रह गांधी जी ट्राई टू यूटिलाइज 3 टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल नेटवर्क। सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करने के लिए गांधी जी 3 पॉलिटिकल नेटवर्क्स को यूज़ करना चाहते थे। कौन कौन सा? होम रूल लीग, सर्टेन पैन इस्लामिस्ट ग्रुप और सत्याग्रह सभा। इन तीनों पॉलिटिकल नेटवर्क्स को सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करवाने में गांधी जी यूटिलाइज करना चाहते थे। तो ये तीनों का नाम याद रखिएगा, होम रूल लीग, सर्टेन पैन इस्लामिस्ट ग्रुप और सत्याग्रह सभा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द 2 टाइम पीरियड आर नॉट द सेम, इट हैज़ गैप ऑफ 9 ईयर्स। जो दोनों इंसिडेंट है कौन कौन सा? राउलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था और वहीं पे साइमन कमीशन 1928 में। दोनों के बीच में अप्रॉक्स 9 साल का गैप है। तो दोनों कनेक्टेड कहाँ से होगा? दोनों कोइंसाइड ही नहीं करेगा, ठीक।
साइमन कमीशन 1928 में, वहीं पे राउलेट सत्याग्रह 1919 में। इसीलिए स्टेटमेंट थर्ड क्या है, इनकरेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दे रखा है। आगे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आइए एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इट एडवोकेटेड बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड डिवीजन ऑफ टैक्सेस, नहीं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का ऐसा था ही नहीं, मतलब इनका ये नहीं था कि ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट कर दिया जाए और टैक्सेस वगैरह को इवेट किया जाए, ये नहीं था। फर्स्ट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से हमारा क्लियर हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट अब देखते हैं। इट वांटेड टू स्टैब्लिश डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट, नहीं ये भी नहीं था। थर्ड क्या, इट एडवोकेटेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज़ एंड ऑप्रेस्ड क्लासेस, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, माइनॉरिटीज़ और ऑप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की कभी बात ही नहीं किया गया था, ठीक है। ये था कि हाँ इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, माइनॉरिटीज़ और ऑप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दिया जाएगा, ना कि इनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, डी, नन। फर्स्ट भी इनकरेक्ट है। On May 17, 1934 at Patna with Acharya Narendra Dev as president and Jayaprakash Narayan JP as general secretary, Congress Socialist Party was founded. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी किसके अंडर में फाउंड हुई, आचार्य नरेंद्र देव प्रेसिडेंट बने और जयप्रकाश नारायण जनरल सेक्रेटरी बने, ठीक है। सीएसपी एडवोकेटेड डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म, जो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी वो क्या चाहती थी, डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिज्म को एडवोकेट की थी, in which cooperatives, trade unions, independent farmers and local authorities would hold a substantial share of economic power। ठीक, समझ में आया। सेकेंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, तो आइए देखते हैं कैसे। देयर फोकस वॉज टू ऑब्टेन इंडिपेंडेंस एंड बिलीव्ड इन सोशलिज्म थ्रू नेशनलिज्म, ठीक है। सीएसपी प्रमोटेड अ डिसेंट्रलाइज्ड सोशलिस्ट सिस्टम इन विच लोकल अथॉरिटीज, कोऑपरेटिव्स, ट्रेड यूनियंस एंड इंडिपेंडेंट फार्मर्स वुड कंट्रोल साइजेबल पोर्शन ऑफ इकोनॉमिक पावर। तो ये डिक्टेटरशिप क्यों चाहेंगे, ये तो सबको थोड़ा थोड़ा दे रहा है ना, जैसे लोकल अथॉरिटीज़, कोऑपरेटिव, ट्रेड यूनियन, इंडिपेंडेंट फार्मर, सबको, सबके पास थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक साइजेबल पोर्शन का इकोनॉमिक पावर होगा, इनका ये था सीएसपी का। तो डिक्टेटरशिप को ये प्रमोट क्यों करेंगे, ठीक। तो यहाँ से सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हुआ। थर्ड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है, क्यों, एज सेक्युलरिस्ट दे होप टू ट्रांजेक्ट कम्युनल डिवीजन थ्रू क्लास सॉलिडारिटी, मैनी पीपल्स लाइक नरेंद्र देव एंड बासवंत सिंह फेवर्ड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म दैट वाज सेपरेट फ्रॉम बोथ रिफॉर्म सोशलिस्ट डेमोक्रेसी एंड मार्क्सिज्म, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये क्या कह रहा है, हु ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइज्ड अ मार्च ऑन द तंजौर कोस्ट टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 1930। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अप्रैल 1930 में तंजौर कोस्ट पे सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए कौन मार्च ऑर्गेनाइज किया था। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, अप्रैल 1930 में तंजौर कोस्ट में सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए किसने मार्च ऑर्गेनाइज किया था, तो राजगोपालचारी जी। देखो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग किए थे, जैसे कि तमिलनाडु में सी गोपालाचारी, मालाबार में के केलपन्ना, उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी, पेशावर में बादशाह खान या खान अब्दुल गफर खान, दर्शना सरोजिनी नायडू, नागालैंड में रानी गैडी नीलू, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने डांडी मार्च को क्या किया था, ऑर्गेनाइज करवाया था, मतलब उसके अगेंस्ट मार्च ऑर्गेनाइज करवाए थे, ठीक। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि मान लो एक बार तमिलनाडु से रिलेटेड पूछ लिया है तो आगे भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, विथ रेफरेंस टू कैबिनेट मिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कैबिनेट मिशन से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दे दिया है। आगे क्या कह रहा है, सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो आइए एक एक करके हम देखते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, इट रिकमेंडेड फेडरल गवर्नमेंट, हाँ कैबिनेट मिशन में फेडरल गवर्नमेंट रिकमेंड किया था, कैबिनेट मिशन फेडरल गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन दिया था, तो ये सही है, ठीक है। यहाँ से ये दोनों एलिमिनेट हो गया। सेकंड क्या है, इट इनलार्ज द पावर ऑफ इंडियन कोर्ट्स, नहीं कैबिनेट मिशन में इंडियन कोर्ट से रिलेटेड कुछ भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया गया था, ठीक है, सेकंड नहीं होगा। इट प्रोवाइडेड फॉर मोर इंडियंस इन आईसीएस से भी रिलेटेड कोई भी बात कैबिनेट मिशन में नहीं की गई थी, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या होगा, ए, 1 ओनली। देखो
फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑन 22 जनवरी 1946 डिसीजन टू सेंड कैबिनेट मिशन was taken and on 19th February 1946 British PM C.R. Attlee government announced in the House of Lords about the mission and planned to quit India. ठीक, हाई पावर्ड मिशन ऑफ 3 ब्रिटिश कैबिनेट मेंबर्स लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और A.V. एलेक्जेंडर reached दिल्ली on 24 मार्च 1946। इस पर्पस के लिए 3 लोग, कौन कौन? पेंथिक लॉरेंस, सर स्टफर्ड क्रिप्स और A.V. एलेक्जेंडर 24 मार्च 1946 में इंडिया आए। किस लिए? इंडिया को क्विट करने के लिए। क्या प्लान था? टू क्विट इंडिया। ऑल सब्जेक्ट अदर देन यूनियन सब्जेक्ट एंड रेसिडरी पावर वुड वेस्ट इन द प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसमें क्या कहा गया? ब्रिटिश इंडिया के प्रोविंसेस में जो भी जैसे होता था वो सब एज इट इज़ होगा एक्सेप्ट यूनियन सब्जेक्ट्स एंड रेसिडरी पावर के। दस कैबिनेट मिशन प्लान प्रपोज अ वीक सेंटर विथ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, इसेंशियली प्रपोजिंग फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। तो इतना ध्यान दीजिएगा कि कैबिनेट मिशन में फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई थी। सेकंड थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ICS को लेकर के और इंडियन कोर्ट्स को लेकर के कैबिनेट मिशन में कोई भी बात नहीं की गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ICS को लेकर के और इंडियन कोर्ट से रिलेटेड कोई भी बात कहाँ पे? कैबिनेट मिशन में नहीं की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दे दिया, कुछ क्या? 2 स्टेटमेंट दे दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव इज आर करेक्ट। अब पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला क्या दिया? फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC वॉज सरोजनी नायडू। ये कह रहा है कि INC की पहली विमेन प्रेसिडेंट सरोजनी नायडू बनी थी? नहीं। INC की फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी बताइए? एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट कब? 1917 में, कलकत्ता सेशन में। ठीक है, अभी पीछे जो फर्स्ट पार्ट में हमने PYQs किया था उसमें ये हम देखे भी थे कि एनी बेसेंट कलकत्ता सेशन, INC का जो कलकत्ता सेशन हुआ था उसमें फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट बनी थी 1917 में। ठीक है, तो पहला नहीं होगा। सेकेंड क्या कह रहा है? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC वॉज बदरुद्दीन तायब जी। ये सही है। INC की फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थी? बदरुद्दीन तायब जी थी। ठीक, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC वॉज एनी बेसेंट। कब बनी थी? 1917 में, कलकत्ता सेशन में। ठीक है, सरोजनी नायडू बिकेम द फर्स्ट इंडियन विमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC 1925 कानपुर सेशन। सरोजनी नायडू पहली इंडियन विमेन प्रेसिडेंट बनी थी INC की। ठीक है, कब? 1925 में, कानपुर सेशन में। सेकेंड स्टेटमेंट सही है। बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ INC, कब? 1887 मद्रास सेशन में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 2015 में जितने भी क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे हुए थे वो हमने कवर कर लिया। अब हम 2016 के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है? मॉन्टेस्क्यू केम्सफोर्ड प्रपोजल वाज रिलेटेड टू। मॉन्टेस्क्यू केम्सफोर्ड प्रपोजल किससे रिलेटेड? ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको आपको पता होना चाहिए। इसको और क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहा जाता है मॉन्टेस्क्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म को। और ये किससे रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाया था। ठीक है, तो ये क्या हो गया? डी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। देखो, मॉन्टेस्क्यू केम्सफोर्ड प्रपोजल हैड द स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। इसको और क्या कहते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। बेसिक सा क्वेश्चन है, ये सब तो आप लोग को पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है? व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर द स्प्लिट इन INC एट सूरत इन 1907। INC स्प्लिट हुआ, उसका मेन रीजन क्या था? पीछे हमने डिस्कस भी किया। देखो, अभी तक एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट एक में थे, मतलब ठीक है आपस में सबके व्यूज़ अलग अलग थे, बट INC पूरा एक में था। लेकिन अब मॉडरेट का क्या मानना था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से पोलाइटली बात करके नेगोशिएट कर लेंगे, बट एक्सट्रीमिस्ट अब समझ गए थे कि ब्रिटेन गवर्नमेंट पोलाइटली बात करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना होगा। बल्कि मॉडरेट अभी भी चाहते थे कि पोलाइटली बात करके ब्रिटिश गवर्नमेंट से नेगोशिएट किया जाए। यही मेन रीज़न था कि दोनों में स्प्लिट हो गया। तो आइए देखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कम्युनलिज्म इनटू इंडियन पॉलिटिक्स बाय लॉर्ड मिंटो। नहीं। एक्सट्रीमिस्ट, लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ मॉडरेट टू नेगोशिएट विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। हाँ, ये होगा मेन रीज़न INC के टूटने का, स्प्लिट होने का। ठीक है, देखो, एक्सट्रीमिस्ट, लैक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ मॉडरेट टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म तो 1909 में आया, जहाँ पे कांग्रेस स्प्लिट कब हुई थी? 1907 में ही। ठीक है, देखो सेकंड स्टेटमेंट सही है। देखते हैं, ऑन द बैकड्रॉप ऑफ स्वदेशी मूवमेंट एक्सट्रीमिस्ट वांटेड आइदर BG तिलक और लाल लाजपत राय एज प्रेसिडेंट।
जब स्वदेशी मूवमेंट हो रहा था तो उस टाइम एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे, या तो बाल गंगाधर तिलक या फिर लाल लाजपत राय एज अ प्रेसिडेंट हो। वहीं पे मॉडरेट रास बिहारी घोष को एज अ प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, ठीक है। एंड वांटेड द सेशन टू बी इन सूरत इन ऑर्डर टू एक्सक्लूड तिलक फ्रॉम द प्रेसिडेंसी। देखो उस टाइम पे क्या था, प्रेसिडेंट कौन होते थे, जिसके स्टेट में, जिस शहर में ऑर्गेनाइज हो रहा है, ठीक है, आईएनसी सेशन ऑर्गेनाइज हो रहा है, उस शहर का पर्सन प्रेसिडेंट नहीं हो सकता था। इसीलिए मॉडरेट्स चाहते थे कि ये जो हो, मतलब आईएनसी का सेशन पुट ऑन किया जाए, वो कहाँ पे किया जाए, सूरत में किया जाए, जिससे कि तिलक को प्रेसिडेंट ना बनाया जाए, ठीक है। वो चाहते थे कि मॉडरेट्स का ऐसा मानना था कि रास बिहारी घोष जी प्रेसिडेंट बने, इसीलिए वो चाहते थे कि सूरत में सेशन का सेटअप हो। सिंस लीडर फ्रॉम द होस्ट प्रोविंसेस कुड नॉट बी सेशन प्रेसिडेंट, अभी मैंने बताया, दे ऑल्सो साउट टू ड्रॉप रेजोल्यूशन ऑन स्वदेशी बायकॉट एंड नेशनल एजुकेशन, दस इट रिजल्टेड इन अ स्प्लिट इन द कांग्रेस, ठीक है। बी सही है, सी और डी ऑलरेडी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, स्वदेशी एंड बायकॉट वर अडॉप्टेड एज मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग, कह रहा है किस दौरान स्वदेशी और बायकॉट को एज अ मेथड ऑफ स्ट्रगल अडॉप्ट किया गया। तो जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था तो उस पार्टीशन को रोकने के लिए या पार्टीशन को ख़त्म करने के लिए स्वदेशी और बायकॉट को मेथड ऑफ स्ट्रगल अडॉप्ट किया गया था, एगेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। देखो, ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, स्वदेशी एंड बायकॉट वर द मास मूवमेंट टू अपोज द बंगाल पार्टीशन, बंगाल पार्टीशन को अपोज करने के लिए स्वदेशी और बायकॉट एज अ मास मूवमेंट अडॉप्ट किया गया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या कह रहे हैं, प्लान ऑफ सर स्टेफर्ड क्रिप्स इनविसेक दैट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने क्या कहा था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर को इंडिया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया को क्या मिल जाएगा, डोमिनियन स्टेटस का पोजीशन मिल जाएगा। सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये कहे थे कि इंडिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन का साथ देगी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही इंडिया को डोमिनियन स्टेटस का पोजीशन मिल जाएगा, ठीक है। सर स्टेफर्ड क्रिप्स का यही मानना था, यही प्लान था, इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस। देखो, क्रिप्स मिशन आया कब था, 1942 में। इन मार्च 1942 मिशन हेडेड बाय सर स्टेफर्ड क्रिप्स वाज सेंट टू इंडिया विद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल टू सीक इंडिया सपोर्ट फॉर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। 1942 में सर स्टेफर्ड क्रिप्स हेड किए किसको, क्रिप्स मिशन को, इंडिया में आए और उन्होंने क्या कहा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इंडिया हमारा सपोर्ट करे, ब्रिटिशर्स का वर्ल्ड वॉर सेकेंड में इंडिया सपोर्ट करे, उसके बिहाफ पे इंडिया को क्या मिलेगा, डोमिनियन स्टेटस का पोजीशन मिल जाएगा, ठीक। प्रपोजल क्या क्या था, इंडियन यूनियन विथ डोमिनियन स्टेटस, क्या सॉरी इन्होंने क्या कहा था कि इंडियन यूनियन को क्या मिल जाएगा, डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा, would be set up and it would be free to decide its relation with यूएन एंड कॉमनवेल्थ। एक तो डोमिनियन स्टेटस का पोजीशन भी मिल जाएगा और इंडिया को यूएन और कॉमनवेल्थ से कैसा रिलेशन रखना है ये इंडिया मतलब फ्री रहेगी, इंडिया को जो करना होगा वो कर सकती है कि यूएन और कॉमनवेल्थ के साथ उसको अपना रिलेशन कैसा रखना होगा। आफ्टर द वॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड बी फॉर्म्ड विथ मेंबर फ्रॉम द प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट, और इन्होंने ये भी कहा था कि वॉर के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी फॉर्म की जा सकती है, ठीक है। मतलब इंडियंस अगर चाहे तो प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट से मेंबर्स को लेकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन वॉर के बाद कर सकते हैं। ये दोनों किस में था, क्रिप्स मिशन में था, ठीक है। कंडीशन ऑफ एक्सेप्टिंग द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एनी प्रोविजन नॉट विलिंग टू ज्वाइन द यूनियन कैन हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन एंड फॉर्म सेपरेट यूनियन, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी एंड द गवर्नमेंट वुड नेगोशिएट अ ट्रीटी फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर। तो इतना सब जानने की ज़रूरत नहीं है, बस मेनली देखिए क्रिप्स मिशन कब आया था, मेन क्या प्रपोजल था, मतलब इसमें क्या प्रपोजल दिया गया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, सत्यशोधक समाज ऑर्गेनाइज, सत्यशोधक समाज क्या था, ये महाराष्ट्र में एक एंटी कास्ट मूवमेंट था, ध्यान दीजिएगा। सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र में एक एंटी कास्ट मूवमेंट था, किसके द्वारा, ज्योतिबा फूले, ठीक है। देखो, सत्यशोधक समाज एक एंटी कास्ट मूवमेंट था, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है। ज्योतिराव गोविंदराव फूले द्वारा, ज्योतिराव गोविंदराव फूले, ज्योतिबा नहीं होगा, ठीक है। तो 24 सितंबर 1873 में ज्योतिराव गोविंदराव फूले फॉर्म्ड सत्यशोधक समाज टू फोकस ऑन द राइट ऑफ डिप्रेस्ड ग्रुप सच एज विमेन, शूद्र एंड दलित्स, ठीक है। ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने सत्यशोधक समाज का फॉर्मेशन किया था कब, 24 सितंबर 1873 में, किस लिए, डिप्रेस्ड ग्रुप जैसे कि विमेन, शूद्र, दलित के राइट्स के लिए,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग, 3 चीज दे दिया है, कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। आगे क्वेश्चन क्या पूछा है, केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच ऑफ द अबव। ये कह रहा है केसी सेन इनमें से किसके एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड हैं, किसके एस्टेब्लिशमेंट से एसोसिएटेड हैं। तो कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी से एसोसिएटेड केसी सेन नहीं है, ठीक है। टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन के एसोसिएशन से केसी सेन रिलेटेड हैं, सेकंड होगा, फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा, सेकंड होगा। यहाँ से हमारा आंसर डायरेक्टली बी आ गया, ठीक है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन से भी केसी सेन एसोसिएटेड है। देखो केशव चंद्र सेन के 1838 1884 इनके बारे में कुछ देख लीजिए। अपॉइंटेड एज आचार्य ऑफ ब्रह्मो समाज इन 1858, 1858 में ब्रह्म समाज के एज आचार्य ये अपॉइंट किए गए थे। कौन, केसी सेन। स्प्रेड द आइडिया ऑफ समाज आउटसाइड बंगाल, इन्होंने इस समाज के बारे में जो आइडिया था, इस समाज का जो आइडिया था वो बंगाल के बाहर भी इसको स्प्रेड किया। कहाँ कहाँ, इन यूनाइटेड प्रोविंसेस, बॉम्बे, पंजाब एक्सेट्रा, ठीक है। शोड रेडिकल व्यूज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, फेवर्ड इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज वगैरह को ये फेवर किए थे। एक्सपेल्ड फ्रॉम आचार्यस पोजीशन, फाउंडेड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया 1866। देखो पहले तो ब्रह्मो समाज में ये एज आचार्य थे, बाद में चल करके ये ब्रह्मो समाज को छोड़ करके ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, पहले सिर्फ ब्रह्मो समाज था, बाद में ये ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया का फाउंडेशन किए। कब, 1866 में, ठीक है। ये आचार्य पोजीशन, ब्रह्मो समाज में जो आचार्य पोजीशन था उससे निकल करके ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया का फाउंडेशन किए थे, ठीक। तो ये क्या था, केसी सेन के बारे में, जो आप लोगों ने देख लिया। नीचे उनसे रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है। ये एडिशनल पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। बट ये सारी चीज़ें हैं, ये याद रखिएगा। टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये दोनों केसी सेन से रिलेटेड एसोसिएटेड है, ठीक है, केसी सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2016 में पूछे हुए क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम 2017 के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वर एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रयोतवारी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ये भी हमने पीछे के सालों में ये क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ के रहा है, ब्रिटिश रूल में रयोतवारी सेटलमेंट जो इंट्रोड्यूस हुआ था उससे इनमें से कौन से या कौन कौन से पर्सन एसोसिएटेड है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। हमें पता है रयोतवारी से कौन कौन है, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, ठीक है, ये दोनों लोग हैं, ठीक। रयोतवारी सेटलमेंट से कौन कौन है, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, सेकंड थर्ड। आंसर हमारा सी हो गया। देखो यहाँ समझो, ये पोर्शन जो था यहाँ पे मतलब क्या था, जमींदारी सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे क्या था, रयोतवारी सिस्टम, ये पूरा रयोतवारी, और ये पोर्शन क्या था, महलवारी, ठीक। जमींदारी सिस्टम से कौन एसोसिएटेड है, लॉर्ड कर्नवालिस, ऐसे याद हो जाएगा आपको, ये ग्राफ में सब लॉर्ड कर्नवालिस, ठीक है। रयोतवारी सिस्टम से अभी हमने पीछे डिस्कस ही किया, कौन कौन था, थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड, थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड। और महलवारी से हॉल्ट, ये लिखा हुआ ना, हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया का 51% किसके अंडर में था, रयोतवारी सिस्टम के अंडर में था, 30% महलवारी सिस्टम के अंडर में था, वहीं पे 19% जमींदारी सिस्टम के, ठीक है। अब आइए सॉल्यूशन को देख लीजिए। यही लिखा हुआ परमानेंट सेटलमेंट, जिसको जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं, कॉर्नवालिस द्वारा स्टार्ट किया गया था। कब, 1793 में। कौन कौन सा एरिया था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, यूनाइटेड प्रोविंसेस, नॉर्दर्न कर्नाटका, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया का 19% कवर करता है। न्यू सेक्शंस ऑफ जमींदार वाज अपॉइंटेड हु वुड प्रोवाइड 10/11 पार्ट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड टू द ब्रिटिश वाइल कीपिंग द रिमेनिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रयोतवारी सिस्टम, किसके द्वारा, थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड, कब, 1820 में। कहाँ कहाँ था ये, तमिलनाडु, तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद स्प्रेड हुआ था कहाँ पे, मद्रास, पार्ट्स ऑफ बॉम्बे, ईस्ट बंगाल, असम, कुर्ग। ब्रिटिश इंडिया का 51%। इसमें क्या था, जैसे देखो ये है पूरा
क्या, प्लॉट, ठीक है, या खेत मान लो, इस पे परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, जमींदार का डायरेक्ट इस पे कंट्रोल हुआ करता था, ठीक है। और जमींदार छोटे छोटे रेयट्स को ये दिया करते थे रेंट पे। बट रैयतवारी सिस्टम में क्या था, डायरेक्टली ये रेयट्स के अंडर में हुआ करता था, कोई बीच में जमींदार नहीं थे, और रेयट्स डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टैक्स दिया करते थे, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली ये ज़मीन रेयट्स को दिया करते थे और रेयट्स डायरेक्टली टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया करते थे। इसमें हाई टैक्सेस लगता था, ठीक, रेयतवारी सिस्टम में हाई टैक्सेस लगता था। महलवारी देखते हैं हम, कहाँ प्रिविलेंट था, यूनाइटेड प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस, पंजाब एरिया में, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया का 30% कवर करता था। विलेज और महल सर्व्ड एज यूनिट फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यू, जैसे अभी तक तो लैंड पर था, ठीक है, प्लॉटिंग जो थी लैंड एरियाज पे थी, अब इस पे विलेज वाइज, जैसे एक विलेज है उसमें पर्टिकुलरली क्या किया जाता था, वहाँ से रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट किया जाता था। विलेज लैंड बिलोंग टू द कम्युनिटी एंड इट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटायर कम्युनिटी टू पे लैंड रेवेन्यू, ठीक है। ये विलेज था, इसमें कोई भी मिडिल मैन मतलब जमींदार रेयट्स नहीं, यहाँ इस कम्युनिटी के मेंबर्स खुद ही अपना पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब रेवेन्यू अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते थे, ठीक है। विलेज वाइज महल, ऐसे महल का मतलब क्या होता है, ऐसे छोटा छोटा ऐसे करके याद कर लो, विलेज वाइज अंडर में हुआ करता था, ठीक, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर, ये कह रहा है जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट था 1929 का, उसमें क्या दिया गया था, वो किससे रिलेटेड था, देखते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, नहीं। आर्बिट्रेरी पावर टू मैनेजमेंट टू द मैनेजमेंट टू क्वेल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, नहीं। एन इंटरवेंशन बाय द ब्रिटिश कोर्ट इन द इवेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट, नहीं ये भी नहीं होगा। अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल एंड अ बैन ऑन स्ट्राइक्स, हाँ ये होगा। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 किससे रिलेटेड था, स्ट्राइक्स को बैन करने के लिए और ट्रिब्यूनल से रिलेटेड था, देखो अ सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड अ बैन ऑन स्ट्राइक, ठीक है। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो क्या दिया हुआ, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929, द ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 वाज कोडिफाइड फॉर 5 years एज एन एक्सपेरिमेंटल मेजर। ये जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 आया था, ये सिर्फ 5 साल के लिए आया था, मतलब ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था कि ये सही चलेगा या नहीं चलेगा। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू मेक प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ इंजरी एंड बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन विद अ व्यू टू इन्वेस्टिगेट एंड सेटल ट्रेड डिस्प्यूट। ये जो एक्ट आया था ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, या नाम से ही क्लियर हो रहा है, ट्रेड वगैरह में जो भी डिस्प्यूट्स थे उसको इन्वेस्टिगेट और सेटल डाउन करने के लिए आया था, ठीक। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ट्रेड डिस्प्यूट में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ट्रेड में जो भी डिस्प्यूट्स वगैरह चल रहे हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना और उसको सेटल करने के लिए ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 आया था, ठीक। एक्ट बैंड अननोटिस्ड स्ट्राइक और लॉकआउट्स, इस एक्ट ने क्या किया, स्ट्राइक्स लॉकआउट्स ये सब पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में बैन कर दिया, ठीक है। ये तो पता ही होगा आपको स्ट्राइक लॉकआउट क्या होता है, ठीक। स्ट्राइक और लॉकआउट दैट वाज इंटेंडेड टू कॉज सेवर वाइड स्प्रेड और प्रोलॉन्ग्ड हार्डशिप फॉर द कम्युनिटी एंड कंपेल द गवर्नमेंट टू टेक और रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन वाज आल्सो मेड इलीगल। स्ट्राइक लॉकआउट्स वगैरह को बैन कर दिया और अगर इनकेस वो होता है तो उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दे दिया है, आगे क्या पूछा, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, देखते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट 1881 वॉज पास्ड विद अ व्यू टू फिक्स द वेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड टू अलाउ द वर्कर्स टू फॉर्म ट्रेड यूनियन, देखो ऐसा नहीं है। फैक्ट्रीज एक्ट 1881 किस लिए आया, फैक्ट्रीज एक्ट 1881 का मेन एम था जो वर्कर्स हैं उनके काम करने के तरीके को फिक्स किया गया, इसलिए ये एक्ट लाया गया था, मतलब कि कितने घंटे वो काम करेंगे, ठीक है, किस लिमिट में काम करेंगे, किस जगह पे काम करेंगे, ये सारी चीज़ें फिक्स करने के लिए क्या आया, फैक्ट्रीज एक्ट 1881, ना कि वो ट्रेड यूनियन फॉर्म करने का राइट वगैरह इसमें दिया गया, ठीक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है, एम लोखंडे वॉज अ पियनर इन ऑर्गेनाइजिंग द लेबर मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, ये सही है, ब्रिटिश इंडिया में लेबर मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करवाने में एक मेन वो कौन थे, एम लोखंडे जी, ये सही है। तो हमारा बी स्टेटमेंट सही है, आंसर हमारा क्या होगा, बी सेकेंड ओनली। देखो फर्स्ट इनकरेक्ट है, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 वॉज पास्ड इन 1881 किसके टेन्योर में, लॉर्ड रिपन के टेन्योर में,
दिस लेजिस्लेशन एम टू इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन, अभी पीछे मैंने बताया ना कि वर्कर्स की वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, फैक्ट्री वर्कर्स के वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए ये लेजिस्लेशन लाया गया था। एक्ट अप्लाइज ओनली टू फैक्ट्रीज, ये एक्ट किस पे अप्लाइज थे, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रीज पे। दैट वाज कैसी फैक्ट्रीज, जो कि मैकेनिकल पावर यूज़ करते थे, मतलब मैकेनिकल पावर फैक्ट्रीज जो थी, ये एक्ट सिर्फ और सिर्फ उन पे अप्लाई होते थे। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट सही है। हमने पीछे देखा है एम लोखंडे फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट इन इंडिया कहलाते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, फादर ऑफ ट्रेड यूनियन मूवमेंट भारत में किसको कहा जाता है, नारायण मेघाजी लोखंडे, NM लोखंडे को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री प्रिंसिपल ऑफ डायाकी रिफर्स टू, ये कह रहा है इंडियन हिस्ट्री में डायाकी वर्ड जो यूज होता था उसका मतलब क्या था, उसका मतलब था प्रोविंसेस में जो सब्जेक्ट्स थे, प्रोविंसेस में जो सब्जेक्ट्स थे वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थे। ठीक है, कौन सब्जेक्ट्स, एक ट्रांसफर्ड और एक रिजर्व्ड, इन्हीं को डायरकी कहा जाता था। दो सब्जेक्ट हो गए ना, इन्हीं को क्या कहते थे, डायरकी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या है। डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू टू हाउसेस, नहीं। इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल एंड स्टेटमेंट गवर्नमेंट, नहीं। हैविंग टू सीट्स ऑफ रूलर, वन इन लंदन एंड अदर इन दिल्ली, नहीं, ऐसा तो कहीं कॉन्सेप्ट ही नहीं ना। डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज, हाँ, प्रोविंसेस में जो सब्जेक्ट्स थे वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड थे, कौन कौन से, ट्रांसफर और रिजर्व, उन्हीं को डायरकी कहा जाता था। तो हमारा डी आंसर होगा। देखो आया समझ में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मॉन्टेस्क्यू केम्सफोर्ड एक्ट जिसको कहते हैं 1919, इसमें क्या हुआ, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड। ठीक है, अभी पीछे हमने देखा भी मॉन्टेस्क्यू केम्सफोर्ड 1919 का जो वो देखा था हमने सेलियन फीचर, उसमें देखा भी कि उसमें डायरकी, इस एक्ट से डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया। डायरकी का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट, प्रोविंशियल सब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइडेड थे, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट, इसी का मतलब क्या हो गया, डायरकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये क्या कह रहा है। ऑब्जेक्ट ऑफ बटलर कमेटी ऑफ 1927 वॉज टू, ये कह रहा है 1927 में जो बटलर कमेटी आई थी उसका क्या मेन ऑब्जेक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन स्टेट्स के बीच में जो रिलेशनशिप था उसको इम्प्रूव करने के लिए बटलर कमेटी आई थी। उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कौन थी, ब्रिटेन गवर्नमेंट। ठीक है, और इंडियन स्टेट, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन था वो सही नहीं था, उस रिलेशन को सही करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए कौन सी कमेटी आई थी, बटलर कमेटी। इसको याद करने के लिए ऐसे रिलेट कर सकते हैं, बटलर थोड़ा बहुत बटर से ये हो रहा है ना, बटरिंग, बटरिंग का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट करना किसी चीज़ को, मतलब सॉफ्ट होता है ना, तो यही हो गया, इम्प्रूव द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द इंडियन स्टेट। अब समझ में आया, याद रहेगा आप लोग को, आई होप सो। बटलर कमेटी 1927 क्यों आई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन स्टेट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको इम्प्रूव करने के लिए। देखो बटलर कमेटी अपॉइंटेड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर हरकोर्ट बटलर, कब, 1927 में, किस लिए, टू इन्वेस्टिगेट एंड क्लैरिफाई रिलेशन बिटवीन पैरामाउंट पावर ऑफ ब्रिटिश राज इन इंडिया एंड द रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस टाइम पे कौन था, ब्रिटेन गवर्नमेंट और प्रिंसली स्टेट्स के रूलर के बीच में जो पावर्स था, सॉरी जो रिलेशन था, उनको इम्प्रूव करने के लिए बटलर कमेटी आई थी। बटलर कमेटी में एक तो चेयरमैन थे कौन, सर हरकोर्ट बटलर, साथ में दो मेंबर्स और थे, कौन कौन, विलियम सियरले होल्ड्सवर्थ और सिडने पील, ये दोनों लोग मेंबर थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। विथ रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स। देखो क्रोनोलॉजी पूछ लिया, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना है, क्रोनोलॉजी यूपीएससी पूछती रहती है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। हमें पता है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये कब हुआ था, 1931 में, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, और रॉयल इंडियन नेवल म्यूटनी इन रॉयल इंडियन नेवी ये कब हुआ था, 1946 में। ठीक है, ईयर इसीलिए जो भी इवेंट्स होते हैं उनके ईयर्स याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक, तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1931 में, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, वहीं पे म्यूटनी इन रॉयल इंडियन नेवी 1946 में। अब इसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस लगाइए, थर्ड पहले हुआ था, मतलब ये दोनों एलिमिनेट हो गया। ठीक, थर्ड के बाद सेकंड, सी आंसर हमारा हो गया। देखो
सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में लंदन में हुआ था, 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच में। ठीक है, किसका रिजल्ट था? गांधी रिन पैक्ट। इसमें कौन कौन थे? गांधी जी, मदन मोहन मालवीय और A.I. अयंगर भी थे। मुस्लिम लीग को कौन रिप्रेजेंट किया था? आगा खान थर्ड, मौलाना मोहम्मद जिन्ना भी। डिप्रेस्ड क्लासेस से B.R. अम्बेडकर, रेतामलाई श्रीनिवासन, सरदार समापुरन सिंह एक्सेट्रा। ठीक है, सरोजनी नायडू भी इसको पार्टिसिपेट की थी। लॉर्ड विलिंगडन भी थे। कम्युनल अवार्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग माइनॉरिटीज इन इंडिया बाय प्रोवाइडिंग फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर माइनॉरिटीज कम्युनिटीज, जिसके अगेंस्ट गांधी जी थे। ठीक है, माइनॉरिटी कम्युनिटी को जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी कि इंडिया में माइनॉरिटी कम्युनिटी को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा, इसके अगेंस्ट कौन थे? गांधी जी इसके पूरे अगेंस्ट थे। गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड इंडियन डिमांड्स एंड टॉक्स फेल्ड। इंडियन जो भी डिमांड किए थे इसमें सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से उनको रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, अब देखो क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त रिजोल्यूशन 1942 में हुआ था। आफ्टर द फेल्योर ऑफ क्रिप्स मिशन, रिजोल्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय गांधी जी फॉर ब्रिटिश विड्रॉल एंड नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट द जापानीज इन्वेशन। द रिजोल्यूशन वाज एक्सेप्टेड इन CWC मीटिंग इन वर्धा ऑन जुलाई 14, 1942। और लास्टली 1946 में रॉयल इंडियन नेवल म्यूटनी हुआ था। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये पेयर दे दिया, एक साइड एसोसिएशन वगैरह दिया है, दूसरे साइड मेंबर्स दिए हुए हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच्ड। पूछ रहा है इनमें से कौन सा पेयर सही मैच है। आइए एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है? राधाकांत देव, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ये सही है। BIA जिसको कहते हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट राधाकांत देव थे। यहाँ से ये हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है? गजुलू लक्ष्मी रासू चेट्टी, फाउंडर ऑफ मद्रास महाजन सभा। ये गलत है, क्योंकि मद्रास महाजन सभा के फाउंडर कौन रह चुके हैं? 3 लोग। मद्रास महाजन सभा के फाउंडर M वीर राघवाचार्य, G सुब्रमण्यम अय्यर और P आनंद चरलू। ठीक है, तो मद्रास महाजन सभा के गजुलू लक्ष्मी निरासू चेट्टी नहीं है, सेकंड नहीं होगा। ठीक, थर्ड देखते हैं। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन, सही है। इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन है? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हुआ? बी हुआ। देखो फर्स्ट पेयर सही है, राजा राधाकांत देव फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं किसके? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के, और उस टाइम पे सेक्रेटरी कौन था? देवेंद्र नाथ टैगोर जी। सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि मद्रास महाजन सभा कौन एस्टेब्लिश किया था? M वीर राघव चरियर, G सुब्रमण्यम अय्यर और P आनंद चरलू। ठीक, थर्ड स्टेटमेंट सही है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस ने क्या फाउंड किया था? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता 1876। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो 2017 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। अब हम 2018 के क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट, ये ध्यान दीजिएगा, डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। यहाँ से एक चीज़ पता चला, सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया था, सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उसके बारे में करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है? डज नॉट अप्लाई है ना, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? आइए देखते हैं। टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर एक्सपेंसेस। हाँ, पहले लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया था उसको समझ लीजिए। जैसे उस समय क्या हो रहा था, नेपोलियन जब वेलेस्ली इंडिया में थे तो उस टाइम पे नेपोलियन का अटैक इनको बहुत ज़्यादा टेंस कर रहा था। इनको लग रहा था कि ऐसा ना हो कि नेपोलियन इंडिया पर भी अटैक करें, इसीलिए ये जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया था, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया था उसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे। अब ये डायरेक्टली यहाँ प्रोटेक्ट कर नहीं सकते थे, तो यहाँ पे इन स्टेट्स में जो नॉर्थ वेस्ट में स्टेट्स थे, यहाँ पे ये ब्रिटेन की आर्मी को खड़ा कर दिए। ठीक है, आर्मी कौन थी? ब्रिटेन की आर्मी। और इन्होंने उस स्टेट के किंग से प्रॉमिस किया कि यहाँ पे हमारी आर्मी है, इनका खर्चा वर्चा आप देखिए, ये आपको प्रोटेक्ट करेगी। इन्होंने ऐसा कहा था कि ये आपको प्रोटेक्ट करेगी, बट वेलेस्ली का मेन एम क्या था कि ये ओवरऑल यहाँ पे नॉर्दर्न स्टेट को प्रोटेक्ट करेगी, जिससे कि नेपोलियन बोनापार्ट इंडिया में नहीं आ पाएंगे। ठीक, तो क्या हुआ? आर्मी ब्रिटेन की खड़ी है, बट एक्सपेंसेस वगैरह कौन पे करेगा? यहाँ के जो नेटिव रूलर हैं।
ठीक है, ये था यहाँ के नेटिव रूलर एक्सपेंसेस वगैरह देंगे। और ये क्या कहे थे कि जैसे मान लो यहाँ पर भी आर्मी, एक स्टेट ये हुआ, दूसरा स्टेट ये हुआ, यहाँ पर भी इन्होंने आर्मी खड़ा किया, यहाँ के जो नेटिव रूलर हैं वो यहाँ पर नहीं आ सकते हैं और यहाँ के नेटिव रूलर यहाँ पे नहीं आ सकते इस आर्मी के खड़े होने की वजह से। ठीक है, पहले इसलिए ने ये आपस में मतलब इन लोगों को समझो एक लालच दी, तो इनको भी आ गया कि ठीक हमारा जो स्टेट है वो फिक्स है, जो दूसरे स्टेट के लोग हैं, जो दूसरे नेटिव रूलर हैं, वो हमारे जो एरिया है वहाँ पर नहीं एंटर करेंगे। इस बेसिस पे ये ब्रिटेन आर्मी को एक्सपेंसेस वगैरह, पैसा वगैरह देने लगे। ठीक, चलिए अब स्टेटमेंट देखते हैं। टू मेंटेन लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर एक्सपेंसेस, हाँ एक्सपेंसेस तो इंडियन नेटिव रूलर का था, सही है। इसमें डज नॉट पूछा है। टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियनिक डेंजर, हाँ जिससे नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो इंडिया में ना आ पाए। टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर कंपनी, ऐसा नहीं है कंपनी के लिए फिक्स्ड इनकम की सिक्योरिटी, ऐसा ये नहीं किए थे, बल्कि सिर्फ ये ब्रिटेन आर्मी को एक्सपेंसेस, ब्रिटेन आर्मी जो यहाँ खड़ी है इसका एक्सपेंसेस ये लोग करें। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, सी। फोर्थ क्या है देखते हैं, टू स्टेब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर इंडियन स्टेट, हाँ अब जब ब्रिटेन आर्मी यहाँ खड़ा है तो इनको कह दिया गया है कि आप कहीं पर भी लड़ाई नहीं करेंगे बिना मेरे परमिशन के, तभी तो ये इधर नहीं जा सकते और ये इधर नहीं आ सकते। ठीक है, तो इंडियन स्टेट पे क्या हो गया, ब्रिटिश पैरामाउंसी आ गई। समझ में है, तो हमारा आंसर सी हुआ। टू सिक्योर फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, कंपनी को लेकर के ऐसा ये फिक्स्ड इनकम वगैरह सिक्योर नहीं किए थे, किसके थ्रू, सब्सिडरी अलायंस के थ्रू। देखो, द सिस्टम एम टू स्टैब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंसी ओवर द इंडियन स्टेट एंड टू इंश्योर देयर military and political subservience to the British East India Company. Securing fixed income for company was not the primary objective of system. ठीक है, कंपनी का फिक्स्ड इनकम सिक्योर करना वगैरह ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सिस्टम का नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है, इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी वॉज, 19th सेंचुरी में इंडिया में जो ब्रिटिश रूल था उससे इकोनॉमिकली क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसका क्या रिजल्ट हुआ, ये पूछा हुआ क्वेश्चन। तो 19th सेंचुरी में इकोनॉमिकली क्या रिजल्ट पड़ा था, इंडियन एग्रीकल्चर वगैरह, जो पहले तो इंडियन फैक्ट्रीज कंपनीज वगैरह थी ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। ठीक है, रीज़न क्या था, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। और जो 19th सेंचुरी में जो एग्रीकल्चर था इसका क्या हो गया था, कॉमर्शियलाइजेशन हो गया था। ठीक है, ये दोनों सबसे बड़ा मेजर चेंज इकोनॉमिकली था। तो क्या है, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, नहीं, जब कंपनी वगैरह सब फैक्ट्रीज वगैरह जब डिस्ट्रॉय हो गई तो ये कहाँ से होगा। सेकंड क्या है, ग्रोथ इन नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्रीज, नहीं, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, हाँ ये होगा, इंडियन एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन हो गया था। देखो, one of the result of British rule in India in 19th century was commercialization of agriculture by introducing कैश क्रॉप, क्योंकि उस टाइम पे कैश क्रॉप इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस कर दिया था। कैश क्रॉप जैसे कि अफीम, इंडिगो। ठीक, colonial rule has negatively impacted the Indian industries and handicrafts. इंडियन इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट्स पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था कब, 19th सेंचुरी में। इंक्रीज इन द इम्पोर्ट ऑफ फिनिश्ड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पोजेज अ थ्रेट टू द इंडिजिनियस फैक्ट्रीज। ठीक है, तो क्लियर हुआ 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था। इंडियन इंडस्ट्रीज और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज वगैरह जो थे वो तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे, बट एग्रीकल्चर का कॉमर्शियलाइजेशन हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि कैश क्रॉप इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी। ये कह रहा है 18th सेंचुरी में बंगाल से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या एक्सपोर्ट करती थी। देखो, हमें पता है उस टाइम पे किस चीज़ का, 18th सेंचुरी में किस चीज़ का एक्सपोर्ट होता था, बंगाल से कॉटन, अफीम, सॉल्ट पिटर, इन सारी चीज़ों का क्या होता था, एक्सपोर्ट होता था। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे रॉ कॉटन, ऑयल सीड, अफीम, ऑयल सीड का नहीं होता था। ठीक है, सुगर, सॉल्ट, जिंक नहीं, कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पिटर और अफीम, इन चारों का कब, 18th सेंचुरी में एक्सपोर्ट होता था बंगाल से। ठीक है, देखते हैं, देखो, कॉटन, सिल्क, सॉल्ट पिटर एंड अफीम। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ओरिजिनली फॉर्म्ड इन ब्रिटेन फॉर अपसर्गिंग ट्रेड विद ईस्ट इंडीज इन साउथ ईस्ट एशिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन में फॉर्म हुई थी, किस लिए, साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड करने के लिए। In fact, it ended up trading mainly with the Indian subcontinent and China, where the main items of trade उस टाइम पे किस आइटम्स का ट्रेड होता था, कौन से मेन आइटम्स थे ट्रेड के लिए, कॉटन, सिल्क,
टी अफीम सॉल्ट पीटर, ठीक है, सॉल्ट पीटर मतलब पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्या कह रहा है? इन द फेडरेशन established by Government of India Act 1935, रेसिडरी पावर्स वर गिवन टू द, ये कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो फेडरेशन इस्टेब्लिश हुआ था उसमें रेसिडरी पावर किसको दिया गया था? ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो फेडरेशन इस्टेब्लिश हुआ था उसमें रेसिडरी पावर किसको दिया गया था? तो उसमें गवर्नर जनरल को रेसिडरी पावर दिया गया था। देखो गवर्नर जनरल, as per the Government of India Act 1935, Governor General was empowered to authorize either the federal or the provincial legislature to enact a law with respect to any residuary matters. Government of India Act 1935 divide the power between center and provinces. ये एक सबसे मेन सेलियन फीचर है, ठीक है, ये मेन सेलियन फीचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का कि सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में इसने पावर्स को डिवाइड किया। कैसे? 3 लिस्ट बना करके, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। रेसिडरी पावर का एलोकेशन हुआ, किसको ये दिया गया रेसिडरी पावर? गवर्नर जनरल को, ठीक। डायरकी, प्रोविंसेस में डायरकी को एबॉलिश किया गया और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस की गई। बाई कैमरलिज्म इनैक्ट हुआ। 11 प्रोविंसेस थे जिसमें से 6 प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन जो कॉन्सेप्ट चला रहा था उसको और भी एक्सटेंड किया गया। अब ये विमेन, लेबर्स और डिप्रेस्ड क्लासेस को भी दिया जाने लगा। काउंसिल ऑफ इंडिया को एबॉलिश किया गया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को एस्टैब्लिश, ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखते हैं ये क्या कह रहा है। आफ्टर द संथल अपराइजिंग सब्सिडाइड what were the measures taken by the colonial government? ये कह रहा है संथल अपराइजिंग होने के बाद कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा मेजर लिया गया, इनमें से कौन सा मेजर लिया गया? सिलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक। पहला क्या कह रहा है? द टेरिटरीज कॉल्ड संथल परगनाज वर क्रिएटेड। क्या कह रहा है कि जब संथल अपराइजिंग हो गया उसके बाद जो वो एरिया था वो किस नाम से जाना जाने लगा? संथल परगनास के, ठीक। ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड क्या कह रहा है? इट बिकेम इलीगल फॉर संथल टू ट्रांसफर लैंड टू नॉन संथल्स। उस एरिया में जो लोग थे उनको संथल कहा जाने लगा। अब ये इलीगल हो गया। अगर ये संथल ये एरिया को किसी नॉन संथल को, मतलब जो वहाँ पे नहीं रह रहे नॉन संथल्स को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो ट्रांसफ़र क्या माना जाएगा? इलीगल ट्रांसफ़र माना जाएगा, ठीक है। समझ में आया? तो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका आंसर सी होगा। मतलब संथल अपराइजिंग होने के बाद संथल परगनास टेरिटरी को बनाया गया, उस टेरिटरी को बनाया गया और उसको क्या कहा गया? संथल परगनास। और उसके बाद क्या हुआ? कोई भी संथल नॉन संथल्स को अगर लैंड ट्रांसफर करता है तो वो क्या होगा? इलीगल होगा। इसका आंसर सी। देखो संथल अपराइजिंग के बारे में देख रहे हैं। संथल्स कौन थे? दे यूज टू लिव इन दमने कोह एरिया विच इज़ बिटवीन भागलपुर एंड राजमहल। एंड हुल का मतलब क्या होता है? अपराइजिंग इन संथली लैंग्वेज, ठीक है। संथल का मतलब पीपुल जो कि दमने कोह एरिया में रहते थे। दमने कोह एरिया कहाँ था? भागलपुर और राजमहल के बीच का एरिया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह का वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट इन चारों में से कौन सा था? अब एक एक करके देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह में हमें पता है ये इंडिया का नेशनल मूवमेंट था जिसमें पीजेंट ज्वाइन किए थे। जनरली पीजेंट हर मूवमेंट से बाहर रहते थे, बट चंपारण सत्याग्रह पहला इंडिया का नेशनल मूवमेंट था जिसे पीजेंट ने भी ज्वाइन किया था, ठीक है। ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट टू इंडियाज नेशनल मूवमेंट, ठीक। समझ में आया? चंपारण सत्याग्रह इंडिया का पहला इंडियाज नेशनल मूवमेंट था जिसमें पीजेंट ने उसे ज्वाइन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखो ज्वाइनिंग ऑफ पीजेंट अनरेस्ट। महात्मा गांधी इनिशियल एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह वाज नोन एज चंपारण सत्याग्रह. It was undertaken after Mahatma Gandhi learned about abuses suffered by the farmers who were forced into growing indigo by British planters and e-states. ठीक, ये सारा इसके बारे में है, इसको पढ़िएगा आप लोग। चलिए 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज्ड इट्स नेम टू स्वराज सभा? 1920 में इनमें से कौन सा लीग या कौन सा फेडरेशन अपना नाम चेंज करके स्वराज सभा में कन्वर्ट कर लिया?
ऑप्शन क्या दिया है? ऑल इंडिया होम रूल लीग, हिंदू महासभा, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ऑल इंडिया होम रूल लीग 1920 में अपना नाम चेंज करके स्वराज सभा में कन्वर्ट कर लिया था। देखो, ऑल इंडिया होम रूल लीग, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 1916 में। क्या था? इट वॉज एन इंडियन रिस्पॉन्स टू वर्ल्ड वॉर फर्स्ट इंस्पायर्ड बाय इरिस होम रूल लीग movement sought to achieve self-rule through political discussion and education, public gathering, etc. Government responded with severe repression, but it prepared masses for Gandhian style of politics. Tilak launched Indian Home Rule League in April 1916 at Belgium. इंडियन होम रूल लीग कब लॉन्च हुआ? 1916 में। किसके द्वारा? तिलक द्वारा। ठीक है। और एनी बेसेंट ने क्या लॉन्च किया? सिर्फ होम रूल लीग, सितंबर 1916 में मद्रास में। तो दोनों में डिफरेंस देखिएगा, ये सिर्फ होम रूल लीग है जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एनी बेसेंट के द्वारा, सितंबर 1916 में मद्रास में। और इंडियन होम रूल लीग जो कि अप्रैल 1916 में लॉन्च हुआ तिलक द्वारा। ठीक। ऑल इंडिया होम रूल लीग बिकेम स्वराज सभा। ये जो ऑल इंडिया होम रूल लीग था वो 1920 में स्वराज सभा में कन्वर्ट हो गया। ठीक। इट डिमांड्स इंक्लूड स्वराज, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स एंड एजुकेशन इन द वर्नाकुलर। लीडर कौन कौन थे इसके? मोतीलाल नेहरू, लाल लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, भूलभाई देसाई, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिगार्डिंग वुड्स डिस्पैच विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। वुड्स डिस्पैच के बारे में स्टेटमेंट दे रखा है, ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वुड्स डिस्पैच से रिलेटेड जो दिया हुआ है वो सही है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। देखो, पहला क्या है? ग्रांट इन एड वॉज इंट्रोड्यूस। हाँ, वुड्स डिस्पैच में ग्रांट इन एड दिया गया, सही है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वॉज रिकमेंडेड, ये भी सही है। वुड्स डिस्पैच में यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का एस्टेब्लिशमेंट ये रिकमेंड किया गया। ठीक है। इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन वॉज रिकमेंडेड। देखो, ऑल आ गया ना, ये क्या हो गया? एक्सट्रीम वर्ड हो गया। तो 99% जिस स्टेटमेंट में एक्सट्रीम वर्ड होता है वो स्टेटमेंट गलत होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। थर्ड गलत है, आंसर हमारा ए है, फर्स्ट एंड सेकंड। कैसे? देखो, वुड्स डिस्पैच में क्या कहा गया था? इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा लेकिन हर लेवल पे नहीं, हायर लेवल पे। वहीं पे स्कूल लेवल पे वर्नैकुलर लैंग्वेज होगा। ठीक है, क्या कहा गया? स्कूल लेवल पे वर्नैकुलर लैंग्वेज होगा और हायर लेवल पे इंग्लिश एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा। देखो, फर्स्ट एंड सेकंड समझ में है? फर्स्ट सेकंड सही है, ग्रांट इन एड इंट्रोड्यूस किया गया। थर्ड इनकरेक्ट है, वुड्स डिस्पैच ने क्या रिकमेंड किया? इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा हायर स्टडीज़ में, वहीं पे स्कूल लेवल्स पे वर्नैकुलर होगा। ठीक, समझ में आया? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। इनमें से कौन सा भारत में इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया? अब बताइए। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, हाँ, इसमें क्या हुआ? 1 लाख ग्रांट किया गया एजुकेशन के पर्पज से, तो फर्स्ट होगा। ठीक है, ये यहाँ से एलिमिनेट हो गया। सेकंड क्या है? जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी है। ओरिएंटलिस्ट एंड एंजलिस्टिक कंट्रोवर्सी, ये बहुत लंबी कंट्रोवर्सी है, इसमें बहुत सारे कमिटीज़ वगैरह आते हैं, लेकिन ये भी इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस करता है इंडिया में। ठीक है, ये मेनली उसी के लिए है ही, तो डी आंसर होगा। देखो, फर्स्ट सही है, चार्टर ऑफ 1830 परमिटेड क्रिश्चियन मिशनरीज टू प्रोपेगेट इंग्लिश एंड प्रीच देयर रिलीजन। सेकंड भी सही है, एज अ प्रेसिडेंट ऑफ जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन लॉर्ड मैकाले, जो जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन था उसके प्रेसिडेंट कौन थे? लॉर्ड मैकाले। इन्होंने क्या लिखा था? रोट अ मिनट वेयर ही मैकाले स्ट्रेस्ड, मैकाले मिनट जिसको कहते हैं, और ये किससे रिलेटेड है मैकाले मिनट? एजुकेशन से। ठीक, स्टेटमेंट थर्ड भी करेक्ट है। वन फैक्शन ऑफ एंजलिस्टिक वाज इन फेवर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एज द मीडियम वाइल अदर फैक्शन इंडियन लैंग्वेज। देखो, थर्ड स्टेटमेंट अभी हमने पीछे देखा ना कि कुछ लोग क्या चाहते थे कि इंग्लिश मीडियम इंग्लिश लैंग्वेज एज अ मीडियम हो और कुछ इंडियन लैंग्वेज एज अ मीडियम चाहते थे एजुकेशन के लिए। ठीक है, यही लड़ाई थी एंजलिस्टिक और वर्नैकुलर में, सॉरी ओरिएंटलिस्टिक में। ओरिएंटलिस्ट और एंजलिस्टिक। ठीक है, पीछे दिया है ना ये, ओरिएंटलिस्ट और एंजलिस्ट, दोनों में यही लड़ाई थी।
कुछ चाहते थे इंग्लिश लैंग्वेज एज अ मीडियम और कुछ इंडियन लैंग्वेज एज अ मीडियम। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। विथ रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये इंस्टीट्यूशन दे रखा है और इधर फाउंडर, इनमें से पूछा क्या है, विच ऑफ द अबव पेयर इज आर करेक्ट, कौन सा पेयर करेक्ट है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। संस्कृत कॉलेज एट बनारस विलियम जोन्स, ये गलत है क्योंकि संस्कृत कॉलेज बनारस का जो था वो किसके द्वारा फाउंड किया गया था, जॉनथन डंकन के द्वारा, जॉनथन डंकन। ठीक है, फर्स्ट यहां से नहीं होगा। अब या तो सेकंड सही होगा या तो थर्ड सही होगा। देखते हैं, कलकत्ता मद्रास वेरन हास्टिंग सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ से हमारा आंसर डायरेक्टली सेकंड आ गया। थर्ड क्या कह रहा है, फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलीजली, गलत है। आर्थर वेलीजली नहीं बल्कि लॉर्ड रिचर्ड वेलीजली थे, लॉर्ड रिचर्ड वेलीजली फाउंड किए, सॉरी फाउंड किए थे क्या, फोर्ट विलियम कॉलेज को। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, बी। समझ में है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बी है ना। फर्स्ट इनकरेक्ट है क्योंकि संस्कृत कॉलेज किसके द्वारा था, जॉनथन डंकन द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट सही है, कलकत्ता मदरसा वॉरेन हास्टिंग द्वारा। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड रिचर्ड वेलीजली द्वारा फाउंड किया गया था। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या कह रहा है, ही रोड बायोग्राफीज ऑफ मजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी एंड श्री कृष्णा, stayed in America for some times and was also elected to the Central Assembly. He was, ये कह रहा है इन चारों में से वो एक पर्सन जिन्होंने मजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्णा की बायोग्राफी लिखी, अमेरिका में कुछ सालों तक के लिए वो थे भी और सेंट्रल असेंबली के वो मेंबर भी रह चुके हैं। तो इनमें से वो कौन है? ऑप्शन दिया हुआ अरविंदो घोष नहीं, बिपिन चंद्रपाल नहीं, लाला लाजपत राय, हाँ लाला लाजपत राय ने मजनी, गरीबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्णा की बायोग्राफी भी लिखी, ये अमेरिका में कुछ साल रहे भी और सेंट्रल असेंबली के मेंबर भी ये इलेक्ट हुए थे। देखो लाल लाजपत राय, ठीक है, लाल लाजपत राय के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। पॉपुलरली नोन एज, इन्हें और क्या कहा जाता है, पंजाब केसरी, मेंबर ऑफ लाल बाल पाल, ये ट्रायो, ये तीनों कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, आईएनसी प्रेसिडेंट ये रह चुके हैं 1920 में कलकत्ता स्पेशल सेशन में। 1921 ही फाउंडेड सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी, अ नॉन प्रॉफिट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इन लाहौर। 1921 में इन्होंने क्या फाउंड किया था, सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी। लाजपत राय ट्रैवल टू यूएस इन 1917, 1917 में ये अमेरिका भी गए थे। अ नॉन वायलेंट मार्च इन प्रोटेस्ट टू द साइमन कमीशन, ब्रूटली असॉल्टेड बाय द पुलिस एंड लेटर इज कम टू हिज, along with founding आर्या गैजेट्स एज इट्स एडिटर ऑथर। ये सारी चीज़ें भी ये लिखे हैं, क्या क्या, स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन 1908, आर्य समाज, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अ हिंदूज इम्प्रेशन, प्रॉब्लम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया 1920, अनहैप्पी इंडिया, इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया, ऑटोबायोग्राफी राइटिंग, और बायोग्राफी किसकी किसकी, मजनी, गरीबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्णा, इन सब की ये ऑटोबायोग्राफी भी लिखे हैं। ठीक है, चलिए ये क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट हैपेंड अर्लीस्ट, कह रहा है इनमें से कौन सा इवेंट पहले हुआ। आइए एक एक करके पहले इवेंट के ईयर्स को लिखते हैं। कह रहा है स्वामी दयानंद इस्टेब्लिश्ड आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1875 में। ठीक, सेकंड है दीनबंधु रोड नील दर्पण, हाँ नील दर्पण दीनबंधु द्वारा लिखा गया है। कब लिखा गया था, 1859 में। ठीक, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोड आनंद मठ, ये कब लिखे थे, 1882, नियर अबाउट संथल रिबिलियन टाइम पे। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकेम फर्स्ट इंडिया टू सक्सीड इन द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, हाँ सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले इंडियन बने थे, किसमें, इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में जो सक्सीड किए थे। ये किस ईयर की बात है, 1863। ठीक, ईयर लिख लिया। अब अर्लीस्ट पूछा, मतलब सबसे पहले कौन सा हुआ था, तो आंसर क्या होगा, दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण 1859 में लिखी थी, ये सबसे पहले हुआ था। ठीक है, देखो दीनबंधु मित्र रोट नील दर्पण। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आर्य समाज दयानंद सरस्वती द्वारा फाउंड किया गया था, कब, 7 अप्रैल 1875 में। सेकंड नील दर्पण लिखा गया था, नील दर्पण है क्या, एक बंगाली प्ले है, किसके द्वारा लिखा गया, दीनबंधु मित्र 1858-59 में।
आनंद मठ एक फेमस बंगाली नॉवेल है, किसके द्वारा लिखा गया है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1882 में। वहीं पे सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले इंडियन बने जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में सक्सीड किए, कब? 1863 में। ठीक, समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 2018 के भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया। अब हम 2019 के भी क्वेश्चंस को देखते हैं।